16 महीने पहले यानी 11 दिसंबर 2018 को नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल मई में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्जाम लगाया कि पैरागॉन सोसाइटी में शहरियों से 59 करोड़ का फ्रॉड किया गया। सोसाइटी में 50 कनाल से जायद सरकारी राजी को शामिल किया गया। इस सोसाइटी के 93.6% शेयर्स के मालिक ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और नदीम जिया हैं। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने पैरागॉन सिटी से 5 करोड़ 80 लाख रुपए के माली फवाइद हासिल किए, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए के फवाइद हासिल किए। और नैब रेफरेंस में बताया गया कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ 122 अफराद ने नैब को बयानात कलम बंद कराए हैं। इसके अलावा एक अहम किरदार कैसर अमीन बट को सामने लाया गया। नैब के मुताबिक उसने एतराफ़ी बयान में ये बात मानी है कि मैं 35 साल से जानता हूँ ख्वाजा साद रफीक को। जब नैब ने गिरफ्तार किया उससे पहले यह कहा गया था कि जी इनको गिरफ्तार करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो भी इनके हवाले से बंदा होता है वो या तो बाहर भाग जाता है या फिर गायब हो जाता है, इसलिए गिरफ्तार करना लाजमी है। 16 महीने गिरफ्तार रखा और 16 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए कि या तो नैब की नीयत का मसला है या फिर अहलियत का मसला है। कुछ साबित नहीं हुआ ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ 16 महीने बाद भी। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। 16 महीने बाद आप ज़ाहिर किसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया गया। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी क्या हुआ 16 महीने में। नैब अभी भी चाहता था कि आपको रिहाई ना मिले, तो क्या आपसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ऐसी 16 महीने तक जिसके लिए नैब चाहता था कि आपको गिरफ्तार रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, नैब के बारे में बात करना और उसको क्रिटिसाइज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नैब ने तो एक ड्यूटी पूरी की है और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि मुझे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी इलेक्शन जीतने नहीं देना था। इसकी इजाज़त नहीं थी। मेरे हल्के के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, आपको पता है, मैंने ये बहुत पहले कहा था। और जब मुझे 450-500 वोटों से हराया गया, मैंने रीकाउंट के लिए अप्लाई किया और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने रीकाउंट की इजाज़त दी। तो मोहतरम साकिब निसार साहब ने पहली पेशी पे पहले 4 मिनट में ही वो एप्लीकेशन हमारी एक तरफ फेंक दी और कहा कोई रिकाउंट नहीं होगा। तो वो प्लॉट तो बड़ा वाज़ेह था और ये भी ख्वाहिश थी बाज़ लोगों की कि मुझे इलेक्शन से पहले पकड़ा जाए, जो उनकी पूरी नहीं हो सकी। तो मुझे फिर अब उस वक्त पकड़ा गया जब मेरी प्रोविंशियल सीट के बाई इलेक्शन में 2 दिन बाकी थे, जिसके नतीजे में वो फिर सीट स्नैच कर ली गई मेरी पार्टी से। बाकी इल्ज़ामात ये थे कि मुझ पर इल्ज़ाम था माजी में बगावत के इल्ज़ाम लगते रहे, शरपसंद भी हम कहलाए, हमें तखरीबकार भी करार दिया गया, हमें अमन आमा में खलल डालने वाला भी करार दिया गया। लेकिन इस बार इल्ज़ाम था कि पब्लिक चीटिंग की है हमने, और 68 लोग हैं जिनके हम पैसे खा गए हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि उन 68 में से किसी एक ने भी अपनी शिकायत में मेरा और सलमान का कभी जिक्र ही नहीं किया। हम जानते नहीं थे उन लोगों को, वो हमें नहीं जानते थे। सो वो उकदा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुला तो बात सामने आ गई। इसी तरह ये जो मेरे बारे में कहा गया कि मैंने मुझे जी 62 लाख रुपए पैरागॉन सिटी से 3 साल में आया था कमीशन के सिलसिले में। उस पर मैंने एट सोर्स टैक्स दिया था और उसे अपने गोशवारों में शो किया था। 60 और 2 62 लाख टोटल। और मैं काम करता हूँ एग्जेक्टिव बिल्डर नामी एक कंपनी के साथ जो छोटे घर 5 मरले के बनाती है। उनसे हम मार्केटिंग और कंसल्टेंसी करते हैं। वो जितने पैसे हैं वो सारे मैंने ही नैब को बताए हैं क्योंकि वो थ्रू बैंकिंग चैनल थे, वाइट मनी था और उस पर टैक्स पेड था। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात सामने आई तो सुना है कि जज ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि इसमें इलीगैलिटी क्या है, तो नैब के पास जवाब नहीं था। बाकी नैब वाले मजबूर थे, मैं उनसे क्या गिला करूँ। मतलब मगर मजबूर किस बात पर थे? क्योंकि मैं कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो आमतौर पर जितने भी लोग आए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी नैब इस्तेमाल हुआ क्योंकि हम वज़ीर आज़म पर तनकीद करते थे, नैब इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमने एक और वो बात कर दी थी। आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी कि आपने कहा कि मैंने जो लोहे के चने वाली बात की थी उसके बाद साकिब निसार साहब ने आपको बुलाया भी और बहुत आपने कहा कि रवैया उनका ठीक नहीं था। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब की ख्वाहिश पर आप गिरफ्तार हुए हैं, हुकूमत से शिकायत नहीं है आपको? एक किरदार वो भी थे, बाकी और भी किरदार थे। लेकिन अगर मैं उन किरदारों का जिक्र करूंगा तो फिर बड़ी आग लगेगी और मैं आग नहीं लगाना चाहता। अगर सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है तो उसे नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक गुनाह ये था कि मैंने इनिशिएट किया था कि जीटी रोड पे मियाँ साहब जाएं वापस लाहौर में। ये मुनासिब नहीं था शायद,
कुछ लोगों की नज़र में। इसी तरह शायद मैं अपनी पार्टी के उन पहले लोगों में था जिन्होंने भांपा था कि हमें एक खेल के तहत निकाला जा रहा है और मैं उसके सामने खड़ा हुआ था। बहरहाल वो किस्सा माजी है। मेरा गिला शिकवा किसी से नहीं है। हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, जब भी हुकूमत बदलती हम जेल जाते हैं। कौन सा पहली बार गए हैं? मेरी 12वीं जेल है ये। मगर इल्जाम नहीं होते हैं जो आपकी क्या जो पॉलिसी थी, अब आपको लगता है कि आप लोग ज्यादा अग्रेसिव हो गए? वो लोहे के चने वाली बात या मियां साहब की तरफ से वो बयानिए की बातें हैं, वो जो मरियम नवाज ज्यादा अग्रेसिव हो गए, नहीं होना चाहिए था? कि आपको इस वक्त ये एहसास होता है या आप अभी भी कायम है कि जो कहा जो किया वो ठीक किया आप लोगों ने? हुजूर, मैं बात पर बड़ी वाज़ेह करूँगा। बात यह है कि मौक़िफ़ जो है हमारा, उसमें कोई ख़राबी या गलती न थी न है। लेकिन जब आप मौक़िफ़ अपनाते हैं तो फिर सियासी जमातों को उसके लिए होमवर्क भी करना चाहिए। अगर सियासी जमातें मौक़िफ़ अपनाएंगी और उसके लिए होमवर्क नहीं करेंगी तो फिर उससे मुकाबला ठीक तरीके से नहीं होगा। और होमवर्क क्या नहीं था? लाइक एक मौक़िफ़ आपने अपना लिया, बयानिया था आपका, वोट को इज्जत दो, और होमवर्क क्या नहीं था उसके अगेंस्ट? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वोट लेने पर तवज्जो देती हैं, गवर्नमेंट बन जाए तो परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं, उनके साथ स्ट्रीट पार नहीं होती, वो अपनी जमातों को मुनज़्ज़म नहीं करते। ये पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों का अलमिया है। और इसीलिए उसके बाद जब ऐसा कोई आजमाइश का मरहला आता है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग खड़े नहीं होते। मतलब ये तो फिर कोशिश बाद में भी नहीं की गई। वो मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि जब मियाँ साहब थे वहाँ पर हॉस्पिटल में अभी पिछले दिनों, तब भी कोई बाहर कोई क्राउड आता नहीं था। आप लोग वोट ले लेते हैं, मियाँ साहब जलसा करते हैं, वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं, मगर स्ट्रीट पावर उस तरीके से आपका तो कभी दिखता ही नहीं है। तो ये हमारा कसूर है? मैंने कब कहा कि हमने इस मामले में हम कसूरवार नहीं है? हमें अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करना चाहिए। हमें कौन रोकता है कि जमातें मुनज़्ज़म ना करें? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 16 महीने, क्योंकि जो जितने भी लोग नैब से ज़मानत पर रिहा हुए तो अदालत ने बड़े सवाल उठाए हैं सबके लिए कि जी उनकी जो बुनियादी आज़ादी है किसी की, वो उससे ले लेना जब तक कि अगर वो भाग नहीं रहा कहीं, उसका नाम आप ECL में डाल दें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाह रहा हूँ कि 16 महीने आपसे तहकीक हो क्या रही थी जिसकी वजह से आपको नैब ने रखा? पहले नैब की तहवील में आप रहे, फिर बाद में आप जुडिशल रिमांड, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा था? नैब ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, पूछने के लिए था कुछ नहीं। 52 दिन मैं उनकी रिमांड में रहा हूँ, उसमें चंद बार उनके लोग आए थे, लेकिन जब हम जेल चले गए तो तकरीबन 13 माह हमारे पास कोई नहीं आया। 13 महीने जब आप नैब की तहवील से 13 महीने कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं हुआ? कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ज़रूरत ही नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की करनी थी उन्होंने? उसके बावजूद नैब बार बार आपकी ज़मानत की मुखालफत करता रहा। जो 52 दिन आप उनके पास रहे उसमें बाकायदा रोज़ाना आपसे तहकीक होती रही, सवालात होते रहे? नहीं, रोज़ाना नहीं हुई। 2, 3, 4 दिन के बाद आते थे, वही रटे रटाए सवालात थे उनके। वो सारी फिगर्स तो मैंने दी हुई थी उनको, सारी थ्रू बैंकिंग चैनल थी, उस पर इनकम टैक्स पेड था। सवाल क्या बेचारों ने करना था? यानी आप कह रहे हैं जो रेफरेंस में इल्ज़ामात हमने अभी कोट किए हैं, ये सारी आपने बताई हैं, ये सारी की सारी तफसीलें आप इसको ओन करते हैं कि ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इसके अगेंस्ट आपने टैक्स पे किया हुआ है? ऑब्वियसली ये सारा कुछ तो मैंने खुद ही तो उनको दिया है कॉल अप नोटिस के जवाब में। उन्होंने तो आज तक कोई जो फिगर कोट ही नहीं की जो मैंने उनको नहीं बताई, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हर चीज़ डिक्लेयर्ड है और टैक्स पेड है। सर, मैं कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने एक और बड़ी अहम बात की, और वो ये कि हम लड़ना नहीं चाहते। ज़ाहिर पाकिस्तान की अगर सियासत को आगे बढ़ना है, आपने कहा कि तो हम लड़ना नहीं चाहते, जिन्होंने मुझे मेरे साथ ये किया उनसे मुझे इंतकाम भी नहीं लेना। और ये बड़ी अहम बात है कि अगर पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ना है तो साइकिल को कहीं ना कहीं रुकना है। पहले पीपल्स पार्टी और आप लोग एक दूसरे के साथ किया करते थे, आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, सीखा। आप पीपल्स पार्टी के दौर में आपके साथ नहीं हुआ, आपके दौर में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, तो PTI के दौर में आपके साथ हो रहा है। ये साइकिल दोबारा रिपीट तो नहीं होगा कि मरियम नवाज के अपने गुस्से होंगे, मियाँ साहब के अपने गुस्से होंगे? क्योंकि कल आप कह रहे थे मियाँ साहब इतने सख्त भी नहीं है। वो भी बता दें किसकी तरफ इशारा था आपका कि नरम हो गए वो? एक तो जहाँ से मैं आपसे काफ़ी डरता हूँ क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट एंकर हैं और आपको इस बात का अच्छी तरह पता है, मगर मैंने आपके काबू आना नहीं है इस सवाल के जवाब में। दूसरा, जो आपने गुस्से वाली बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल हम अब अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की एज में हैं। हमने किसी से कोई बदला या इंतकाम नहीं लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि PTI या इमरान खान के साथ वो सब कुछ हो जो हमारे साथ बारी बारी हुआ है, क्योंकि ये नहीं हो सकता अगर हम इसमें शरीक ना हो। हम में से कोई ना कोई शरीक होता है, तो हमें अब रुक जाना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ जाए। इसी तरह रियासती अदारों और सियासी जमातों के माबैन जो रसाकशी का एक सिलसिला है, इसको भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक वसी तर मुकालमा होना चाहिए, और मुकालमा करते वक्त शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से बात करें
और आगे बढ़ने का, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। हमारा आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपने कल ये भी कहा कि आपका हुकूमत गिराने का, कोई नो कॉन्फिडेंस लाने का ऐसा भी कोई इरादा नहीं है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है। शाहजेब साहब, उसकी वजह यह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो भी जाए तो निज़ाम मुल्क का नहीं चल पाएगा ना। हम 10-20 वोट ज़्यादा किसी तरह अगर अरेंज कर भी लें, हो भी सकते हैं, बड़ी पीटीआई के अंदर इस वक्त दरारें हमें नज़र आ रही हैं, तो उससे हुकूमत बदल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाना है तो नया मैंडेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो नया मैंडेट लेने के साथ साथ भी हमें जो आपस की तलखियाँ और नफ़रतें हैं उनको किसी ना किसी हद तक पाटना पड़ेगा, वरना काम ख़राब ही रहेगा। मतलब आखिर में नैब के इदारे के हवाले से आपके क्या कमेंट है? शाहिद खान अब्बासी साहब समझते हैं इस इदारे को ही अगर हुकूमत में आए तो हम ख़त्म कर देंगे, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पहली बात यह है कि ये हमारी और पीपल्स पार्टी की नालायकी है। ये लफ्ज़ सख्त मैंने अपने लिए जान के इस्तेमाल किया। हमने इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? अब हमने नहीं भुगता, ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि हम जो भुगतने वाले हैं, हमारी सियासतदानों की तादाद 1-2% है, लेकिन पाकिस्तान के ताजर और वो सरकारी अफसर जो वादा मवाफ गवाह नहीं बने या जिनके छू के कोई किसी की गलती गुजर गई है, वो हज़ारों लोग नहीं तो सैकड़ों ख़ानदान इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कैंप जेल के अंदर भी 50 सेल हैं जिसमें नैब के कैदी बंद हैं, लोग उनके नाम पते नहीं जानते। इस कानून का खात्मा होना चाहिए, एहतसाब को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ ब्लैक लॉ ख़त्म करके एहतसाब का एक शफाफ निज़ाम कायम होना चाहिए जिस पर किसी हुकूमत का कोई कंट्रोल ना हो। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से की गई। आज के प्रोग्राम में इतने, फिर के दिन मुलाकात हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।